राहुल गांधी को बीजेपी कहती है, मोदी जी कहते हैं उनको कोई सीरियस नहीं लेता, लेकिन जब वो संसद में बोलना शुरू करते हैं तो बीजेपी वालों को क्या डर सताता है कि 300 के 300 एमपी खड़े हो जाते हैं, मंत्री खड़े हो जाते हैं। क्या आप बताइए, क्या एयरपोर्ट्स नीलाम नहीं हुए? रजौरी में डीडीसी का इलेक्शन हुआ, छोटा सा इलेक्शन है। बीजेपी को 3 सीटें मिली रविंद्र रैना जी के होम डिस्ट्रिक्ट से। जो 70 साल में कांग्रेस ने इस सरकार को बनाया था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास सुई तक नहीं बनती थी, हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं था। और आज अगर विश्व शक्ति बना है भारत तो ये कांग्रेस की देन है। ये कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो जितनी भी आप प्राइवेट कंपनीज, जो जितना भी आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे, जो पीएसयूज थे, उनको आपने एक एक करके उसको नीलाम कर रहे हो। तो अगर हमने कुछ बनाया था, कांग्रेस ने कुछ बनाया था, तो आज आप बेच रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। मेरे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए इफ्तिकार अहमद जी हैं, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन बने हैं यूथ कांग्रेस के। जम्मू से हैं। नेशनल स्पोक्स पर्सन यूथ कांग्रेस का बनना कि जम्मू के मुद्दों को तो ये लाइमलाइट पे रखेंगे, उसके साथ ही पूरे भारत के मुद्दे हैं वो भी यूथ कांग्रेस के अपनी पोस्ट के नाते ये बाहर दुनिया के सामने लेके आएंगे। इफ्तिकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको। मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा इस समय लोग जो हैं वो महंगाई से ग्रस्त हैं। हालांकि महंगाई कांग्रेस के समय, यूपीए के समय, सरकार के समय भी होती थी। बहुत ज़्यादा प्राइसेस एकदम से बढ़ते थे तो बीजेपी के नेता बड़े बड़े, क्योंकि ऑपोजिशन में काम होता है। अगर महंगाई होती है, चीज़ें बढ़ती हैं तो ऑपोजिशन खुल के बाहर आती है। लेकिन अब जो रेट हैं, अब जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा उछाल मार रही हैं। तो बीइंग आपको नया अभी जिस तरह से ओहदा मिला है, आप क्या देखते हैं कांग्रेस, जो कि जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक भारत में रूल किया है, उनकी शासन रहा है, तो उनका कितना बड़ा दायित्व है और कितनी पॉसिबिलिटी लगती है कि कांग्रेस केंद्र सरकार पर प्रेशर बिल्डअप करने में अभी फ़िलहाल कामयाब हो रही है, जितने भी तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पर बात करने का मौका दिया। जैसे आपने बात की महंगाई के मुद्दे, आज पूरा देश में बेरोज़गारी चरम सीमा पर है। अगर आप किसी भी वर्ग की बात करें, मैं आपसे कहना चाहूँगा, किसी भी वर्ग की बात करें, जो मुद्दे लेकर बीजेपी सत्ता में आई थी, आपने स्लोगन तब 2014 के याद होंगे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस तरीके के स्लोगन लेकर, और 15 लाख सबके अकाउंट में आ जाएगा, उसके बाद बुलेट ट्रेन चलेगी, उसके बाद स्मार्ट सिटी आएंगी। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन वादों में से एक वादा भी मोदी सरकार ने पूरा किया? आज मैं आपको बात बताऊं, अगर पूरे देश में जिस तरीके से ये सरकार है, ये सरकार हम दो हमारे दो, जो उसी लाइन पर काम कर रही है। जो 70 साल में कांग्रेस ने इस सरकार को बनाया था, इस देश को बनाया था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास सुई तक नहीं बनती थी, हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं था। और आज अगर विश्व शक्ति बना है भारत तो ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के जो लीडर्स थे, उन्होंने देश के लिए शहादत दी। उन्होंने कितने साल, आप नेहरू जी की बात करो, आप महात्मा गांधी जी की बात करो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करो, आप भीमराव अंबेडकर जी की बात करो, इन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ दे दी, अपनी ज़िंदगी दे दी, कितने कितने साल इन्होंने जेलों में गुजार दिए, और फिर भारत को आज़ादी मिली। उसके बाद जब नेहरू जी को प्रधानमंत्री का पद दिया गया तो तब हमारे देश की हालत क्या थी? भुखमरी थी, खाने के लिए नहीं था, कम्युनल दंगे थे। नेहरू जी को लेकर भी बड़ी ज़्यादा सियासत बहुत ज़्यादा गरमाई हुई है, क्योंकि भाजपा जो है, अगर हम बात करें, अब बहुत सारे मुद्दों पर जो उनको जिम्मेवार मानती है, बहुत सारे इश्यूज को लेकर, कि कुछ बड़े कारण थे जो पिछले कुछ सालों पहले, अगर हम चीन की बात करें, चीन, क्योंकि अभी गलवान में पूरा एलएसी पे मुद्दा हुआ, वहाँ पे भी नेहरू जी को उस मसले पे घेरा गया कि उस समय वो बहुत वीक रहे। अगर वो स्ट्रांग होते तो एलएसी, अक्साई चीन का इलाका था, वो नहीं जाता। तो अभी के काफ़ी सालों के बाद नेहरू जी को अभी भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया जा रहा है। देखिए, नेहरू जी ने इस देश को तिनके से लेकर, जो सुई से लेकर मिसाइल तक का जो काम था, वो नेहरू जी ने इस देश की फाउंडेशन रखी। जब ये देश नेहरू जी के हाथ में आया था तो देश की क्या हालत थी? लकड़ी के पहियों से आज अब हवाई जहाज बनाने का काम किसने किया? वो फाउंडेशन, आईआईटी, आईआईएम, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन की नींव किसने रखी? नेहरू जी ने रखी। लेकिन आज अगर 70 साल के बाद, तब चाइना क्यों नहीं गलवान वैली में आके बैठा? 70 साल में नहीं ना बैठा। नेहरू जी ने इस देश को इतना मजबूत किया कि आज अगर विश्व शक्ति के रूप में भारत है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आई। चाहे आपसे मैं पूछना चाहूँगा
ये तो सीधी सीधी बात है ना। यहाँ ये कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो जितनी भी आप प्राइवेट कंपनीज, जो जितना भी आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे, जो पीएसयूज थे, उनको आपने एक एक करके उसको नीलाम कर रहे हो। तो अगर हमने कुछ बनाया था, कांग्रेस ने कुछ बनाया था, तो आज आप बेच रहे हो। लेकिन आप इल्जाम ये भी लगता है ना कि आप कह रहे हैं कि हालांकि बहुत चीज़ें अभी अभी चर्चा में चल रही हैं, प्राइवेटाइजेशन होने की बात हो रही है, लेकिन मोदी के बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस झूठ बोलती है, चाहे वो रफेल के मुद्दे पे हो, चाहे वो अदानी अंबानी के मुद्दे पर हो, चाहे और भी कोई डेवलपमेंट के मुद्दे पर राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी सदन में भी झूठ बोलते हैं, चाहे वो लोकसभा की बात हो, झूठ, और हर मंच पर जाके झूठ बोलते हैं। और हाल ही में जो उन्होंने केरल में बयान दिया उसको लेकर बुनाया जा रहा है। मतलब इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ लोगों में भ्रम फैलाती है, झूठ बोलती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, 15 लाख सबके अकाउंट में आएगा अगर बीजेपी की सरकार आएगी थी। ये स्लोगन किसका था? मोदी जी का। उसके बाद काला धन, जीएसटी, इन्होंने नोटबंदी की और मोदी जी ने कहा साथियों 60 दिन दे दो, 60 दिन आप तकलीफ़ें सह लो, हम 60 दिन में काला धन जो है, ब्लैक मनी आएगी और महंगाई और बेरोज़गारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तीसरा जीएसटी, वन टैक्स वन नेशन, ये कहना कि हम एक टैक्स लाएंगे और जब लोगों से टैक्स लेंगे और उससे महंगाई ख़त्म होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी। ये किसका स्लोगन था? मोदी जी का था या राहुल गांधी का था? आज राहुल गांधी जी ने जितने मुद्दे उठाए, उन्होंने लोगों की आवाज़ उठाई। कांग्रेस क्या भ्रम फैला रही है? क्या आप बताइए, क्या एयरपोर्ट्स नीलाम नहीं हुए? मतलब मुद्दों में माफी तक मांगनी पड़ी। नहीं, मेरी बात सुनो। आप क्या एलआईसी की प्राइवेटाइजेशन, एलआईसी नहीं बेचा गया? क्या बीएसएनएल बेचने नहीं जा रही? क्या एयर इंडिया जो कंपनी थी, गवर्नमेंट की कंपनीज थी, उनको बेचा नहीं जा रहा? लेकिन वो इसका इल्जाम कांग्रेस पे लगाते हैं, घाटा जो है वो कांग्रेस की वजह से। आप मुझे बताओ, जो है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर घाटे में भी चल रही थी, कांग्रेस ने 70 साल उनको चलाया ना, एलआईसी में कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं? कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं? ये जो बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार है, ये अंबानी और अडानी जी के लिए काम कर रही है। और अडानी की बात कर रहे हैं इफ्तिकार जी, लेकिन अभी किसान आंदोलन के दौरान तमाम नारे यही लगते रहे अंबानी और अडानी के खिलाफ, लेकिन जो पावर प्रोजेक्ट का जो टेंडर था वो पंजाब गवर्नमेंट ने अडानी को ही दिया। तो मतलब अगर देखा जाए, सरकारें बात तो करती है, पंजाब में तो सबसे ज़्यादा किसान इस समय दिल्ली के बॉर्डर में बैठे हुए हैं, तो वहाँ की सरकार जो है वो खुद अडानी ग्रुप को जो है पावर का ठेका देती है। तो मतलब ये तो पॉलिटिक्स के लिए हो गया ना इन लोगों के नाम के इन्वॉल्व। देखिए, जो पावर का है, अगर कोई टेंडर डालता है तो टेंडर उसका निकलता है। मैं एक बात कहता हूँ, वो तो टेंडर जिसका निकलेगा सरकार उसको देगी। लेकिन जब कोई स्कीम्स बनाई जाती है, आप मुझे बताओ, जब किसानों का आंदोलन है, मोदी गवर्नमेंट कहती है कि हमने किसानों का विधेयक बनाया, किसान उससे परेशान है। मैं कोई कानून लाता हूँ आपके फ़ायदे के लिए, आप कहते हैं मुझे ये फ़ायदा नहीं चाहिए, तो मुझे क्या ज़रूरत है? मुझे उसको क्यों उसको सेलेक्ट कमेटी में? देखो, पार्लियामेंट एक डेमोक्रेसी में एक प्रोसीजर होता है एक्ट बनाने का। पहले वो पार्लियामेंट में उसमें डिस्कशन होती है। क्या आप किसानों का जो लॉज लाए गए हैं, जो 3 कानून बनाए गए हैं, क्या उनकी डिस्कशन पार्लियामेंट में हुई है? लोकसभा और राज्यसभा में नहीं। तो पार्लियामेंट और राज्यसभा से ही होना नहीं। एक बात होती है, देखिए, कोई भी चीज़ है, सत्ता, आज तो मोदी जी 300 लेकर सत्ता, कांग्रेस ने 435, मतलब हाउस में जिसकी मेजॉरिटी है वो कोई भी बिल पास करवा, वो बिल, यही तो है। आपको बोलने का मौका नहीं मिला कांग्रेस को बिल्कुल भी। अगर क्यों नहीं आपने बिल ऑर्डिनेंस से पास किया तो बोलने का किसको मौका मिला? आपको अगर राहुल गांधी जी की बात करते, आज देश में अगर कोई आवाज़ उठा रहा है वो राहुल गांधी। जिस दिन राहुल गांधी संसद में बोल रहे थे, पहली बार मैंने देखा, और मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, लोगों ने देखा, पहली बार देखा कि हमेशा क्या होता है कि सरकार बोलती है, विपक्ष शोर मचाता है। पहली बार देखा कि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं और सरकार शोर मचा रही है। और वो रूल, जब राहुल गांधी जी ने बजट की डिस्कशन चल रही थी, उन्होंने किसान मुद्दे पर बात करना शुरू किया, तो बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के एमपीज ये रूल बुक लेकर बैठने लगे कि इनको मत बोलने दो, मत बोलने दो। उन्होंने कहा कि जब हम जवाब देने लगे तो उन्होंने वॉकआउट कर दिया, तो वो भी तो नहीं बनता, सुनना चाहिए ना। नहीं, उन्होंने कोई वॉकआउट नहीं किया, जब क्योंकि उनको मौका ही नहीं, उनको वो जो बोलना चाह रहे थे उनको। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी को बीजेपी कहती है, मोदी जी कहते हैं उनको कोई सीरियस नहीं लेता, तो सीरियस नहीं लेता तो वो कुछ भी बोले, कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। यही बात है। लेकिन जब वो संसद में बोलना शुरू करते हैं तो बीजेपी वालों को क्या डर सताता है कि 300 के 300 एमपी खड़े हो जाते हैं, मंत्री खड़े हो जाते हैं। अगर आपने वो क्लिप देखो कि वो उनको इतना डर कि वो इतना शोर मचाते हैं कि राहुल जी जो बोल रहे हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए। क्यों नहीं पहुंचना चाहिए? क्योंकि राहुल जी सच की बात कर रहे हैं। ये सरकार कहती है हम देशभक्त हैं।
200 से ज़्यादा किसानों की जान चलेगी, शहीद हो गए। सरकार कहती है आंकड़ा है कांग्रेस का है, हमारा आंकड़ा नहीं है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि आप क्या कहते हैं कोई भी नहीं मरा? नहीं मरे तो हैं, लेकिन जो नहीं, आप मैं कहता कांग्रेस हूँ जो 150 आंकड़ा दे रही है। मैं कहता हूँ 150 नहीं, मेरा आंकड़ा 200 होगा, आप कहते हैं 150। आप उन 150 परिवारों से पूछो जिनके घर उजड़ गए। इसका मतलब बात आंकड़ों की, राजनीति ही करनी है। लेकिन उसमें ये भी हो गया ना कि 26 जनवरी में जो हुआ आपने देखा लाल किले पे, तो कांग्रेस ने उन तमाम लोग जो हिरासत में लिए गए, आपने उनके लिए वकील तक मुहैया कराने की बात की। तो कहीं ना कहीं वो भी होता ना कि अगर जहां पर कांग्रेस के प्रधानमंत्री भी अगर कल को आते हैं तो वहां पर तिरंगा फहराएंगे, तो उस जगह जाके अगर कोई लेकिन एक बात मेरा कंप्लीट करने दे। जब कोई देश के लिए शहीद होता है, किसान अन्नदाता है हमारा, किसान कमाता है तो हम खाते हैं। अब मुझे बताइए, जब वो शहीद हो गए, क्या सरकार को नहीं चाहिए था, देशभक्त सरकार को नहीं चाहिए था, मैं देशभक्त कहूँगा, सो कॉल्ड देशभक्त, क्या उनको नहीं चाहिए था कि उनको संसद में श्रद्धांजलि दी जाती? मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी ने जब श्रद्धांजलि दी, तो अगर नैतिकता होती बीजेपी में तो वो खड़े हो जाते, किसानों के सम्मान में खड़े हो जाते। लेकिन उनको राजनीति करनी थी, वो वहीं श्रद्धांजलि देते हैं जहां से उनको वोट मिलते हैं। यहाँ के बहुत मुद्दे हैं। और कांग्रेस की बात करें, यहाँ पर कांग्रेस का एक समय में वजूद था। गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। लेकिन उसके बाद एकदम से जिस तरह से बीजेपी जब यहाँ पर उन्होंने अपना विस्तार करना शुरू किया, उनकी सीटें निकली, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बिल्कुल बैक फ्रंट पर हो गई। अभी के समय में हम देखें कि ज़्यादातर आपके लीडर जो हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के, वो छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। आपके पास मेन फेस जम्मू में रहा नहीं है, पार्टी में अपनी भी कला है, पार्टी टूट का भी डर है। तो अब जम्मू कश्मीर की सियासत में कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस कहाँ पिछड़ रही है? क्योंकि बाकी पार्टियां जो नई बन रही है वो आगे आ रही हैं, आपके नेता लेके जा रही हैं, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बचा पा रही है? देखिए, जब यहाँ 5 अगस्त 2019 में 370 जो इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली तोड़ दिया गया, हिंदुस्तान हमारी जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने तोड़ा तो एक स्टेट में एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लग गई। कितनी देर से इंटरनेट बंद रहा, कॉलिंग बंद रही, जितने भी पॉलिटिकल लोग थे उनको या तो हाउस अरेस्ट कर दिया गया या अलग अलग जेलों में उनको बंद कर दिया गया। पहली बार देखा कि आप बीजेपी कहती है, मोदी जी कहते हैं कि हमने लोगों की बेहतरी के लिए 370 तोड़ दिया, लेकिन लोगों को बंद करके, लोगों को जेल में बंद करके एक ओपन जेल बनाकर लोगों को अंदर डाल दिया। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कांग्रेस की बात कही, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने भी आज काले कानून लाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर, जब से इसको यूटी बनाया गया है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स की बात करो, चाहे हमारी नौकरियों पे जो डाका पड़ा है, चाहे हमारी ज़मीनों पर जो इन्होंने डोमिसाइल लॉ किया है, जो महाराजा हरि सिंह ने हमें अपनी पहचान पत्र दी थी, हमारा जो पहचान दी थी उसको ख़त्म जो किया था। मैं आपको रजौरी की बात बताता हूँ। रजौरी में डीडीसी का इलेक्शन हुआ, छोटा सा इलेक्शन है, बीजेपी को 3 सीटें मिली रविंद्र रैना जी के होम डिस्ट्रिक्ट से, और आप गुपकार करते हैं। और बीजेपी जहां नौशहरा में बीजेपी जहां से रविंद्र रैना जी एमएलए रहे हैं, वहां से पीडीपी जीत गई। पीडीपी एक सीट जो है, एक ही सीट रजौरी में लड़ी है, वो कहां से जीती है? रविंद्र रैना बीजेपी के मुखिया के घर से। जम्मू के और बहुत सारे मुद्दे हैं। आर्टिफिशियल लेक नहीं बनी, ऑक्ट्राई पोस्ट बननी थी अटारी बॉर्डर की तर्ज पर, वो नहीं, उसको नहीं डेवलप किया गया। गंडोला शुरू नहीं हुआ, जम्बो जो बीच में अधर में लटका हुआ है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग काफ़ी लंबे समय से है, काम ही चल रहा है। उसके अलावा बहुत सारी ये चीज़ें जो प्रोजेक्ट्स हैं अटके हुए हैं। तो कांग्रेस अगर चाहती, अगर आप, क्योंकि ये लोकल चीज़ों से मुद्दे, अगर हम बात करें कोई भी सेंटर कुछ पैकेज देता है तो उसको आप मानते हैं बराबर बंटना चाहिए कश्मीर और जम्मू में, लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं अपोज करती उस पर? हर जगह कांग्रेस क्यों फेल दिखती, क्यों नहीं इन मुद्दों को लेकर सड़कों पे उतरती, क्यों नहीं प्रेशर बिल्डअप करती है? देखिए, जब गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इक्विटेबल डेवलपमेंट तभी हुई है जम्मू और कश्मीर। जम्मू को सबसे ज़्यादा हक तभी मिला है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जो बीजेपी जम्मू की बात करती है, जहाँ से बीजेपी को 25 सीटें जम्मू रीजन से मिली, कश्मीर से तो कुछ नहीं मिला। आप मुझे बताइए, जम्मू के लोगों ने बीजेपी पे भरोसा किया। आज भी डीडीसी के अगले इलेक्शन जब हुए तो चेयरमैन जो हैं वो जम्मू रीजन से बने हैं बीजेपी के। तो जब आज ये सवाल, तो मैं आपके माध्यम से लोगों से और बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आपने जम्मू के नाम पर वोट लिए, आज जम्मू के साथ आपकी सरकार केंद्र में भी है, क्योंकि 60 साल बीजेपी यही कहती रही है कि कांग्रेस जम्मू के साथ भेदभाव कर रही है। आपने खुद ही ये एडमिट कर दिया कि पिछले 7 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी एलजी है तो बीजेपी के ही हैं पिछले 3 साल से। तो आज भी अगर बीजेपी जम्मू को हक नहीं मिल रहा तो लोगों को जाग जाना चाहिए। कांग्रेस तो आवाज़ उठा रही है,
कांग्रेस आज भी सड़कों पर है, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे महंगाई की कीमतें बढ़ी हो, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हो, कांग्रेस तो सड़कों पर है। लेकिन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि जो बीजेपी जम्मू के हित की बात करती थी, यहाँ के इन लोगों को गुमराह करके वोट लिए थे, आज वो इनके साथ इंसाफ नहीं कर रही है। तो बड़ी बात, इफ्तिकार अहमद क्या जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर ज़्यादा फोकस करेंगे? क्योंकि अगर आपके शहर से, आपके प्रदेश से कोई शख्स किसी पार्टी का नेशनल स्पोक्स पर्सन या उसे कोई अहम ओहदा मिलता है तो उसके प्रदेश के लोगों की नज़र कहीं ना कहीं उस पर टिकी होती है, और इन पर अब बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि क्या ये एक मजबूत ऑपोजिशन के रूप में कांग्रेस को आगे लाने में काम करेंगी? क्योंकि जिस तरह से अभी फिलहाल कांग्रेस की छवि बनी हुई है वो पूरे देश में सभी देख ही रहे हैं। क्या आने वाले समय में जो चेहरे बदल रहे हैं ये कुछ पार्टी के लिए बदलाव करेंगे? ये देखना बहुत लाजमी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाड़, स्टेट टाइम्स जम्मू।